ऑलराइट, सो जब भी हम लोग किसी वेबसाइट का एसईओ कर रहे होते हैं तो सबसे पहला काम होता है हमारा ऑन पेज एसईओ करना। ऑन पेज एसईओ करने में टाइटल, हेडिंग, पैराग्राफ, मेटा डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से कई सारी चीज़ें रहती हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ऑन पेज एसईओ करने के बाद फिर अगला काम होता है हम लोगों का ऑफ पेज एसईओ करना। ऑफ पेज एसईओ में जैसे उस वेबसाइट के अंदर बैकलिंक्स बनाना, एक सबमिशन करके टॉपिक था, वेब 2.0 करके टॉपिक था, सोशल बुक मार्किंग करना हो गया, शेयरिंग हो गया, सोशल मीडिया पे सोशल शेयरिंग इसको बोलते हैं कि आपकी वेबसाइट सोशल मीडिया पे शेयर होनी चाहिए, रिव्यूज़ वगैरह पोस्ट कराना, ये सब ऑफ पेज एसईओ के टॉपिक्स हो गए। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो थर्ड पार्ट होता है, उसके बाद हम लोग जो करते हैं उसको बोलते हैं टेक्निकल एसईओ। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्निकल एसईओ। इनमें से हो सकता है कुछ टॉपिक आप लोगों ने ना पढ़े हों, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आप पढ़ोगे आगे। ओके, सो अभी हम लोग टेक्निकल एसईओ में आते हो, टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड बातचीत को डिस्कस करते हैं। सो टेक्निकल एसईओ में जैसे कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी जो स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। आपकी अगर वेबसाइट काफ़ी स्लो ओपन होती है तो एक अच्छा पॉइंट नहीं माना जाता है। वेबसाइट स्पीड चेक करने के कई सारे टूल्स आते हैं, आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे वेबसाइट स्पीड करके तो पिंगडॉम नाम से एक टूल आता है, ये tools.pingdom.com करके, या जीटी मैट्रिक्स से एक टूल आता है। इनमें से किसी भी टूल पे आप जाएंगे और अपनी वेबसाइट एंटर करेंगे तो ये उसकी स्पीड बता देगा। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि आपकी वेबसाइट मैक्सिमम 5 सेकेंड्स में ओपन हो जानी चाहिए। तो अगर आपकी वेबसाइट काफ़ी स्लो चल रही है तो वो 10, 15, 20 सेकेंड जितना ज़्यादा टाइम लेती है वो आपके लिए एक निगेटिव फैक्टर रहता है। तो वेबसाइट की जो स्पीड होती है वो आप यहाँ से पहले तो चेक कर पाएंगे कि आपकी वेबसाइट की स्पीड अभी कैसी है। अब ज़रूरी बात आती है कि उस स्पीड को इम्प्रूव करना जिससे कि आप फास्ट वो चल सके। सो कैसे आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर जैसे अमेजॉन की वेबसाइट अगर हम लोग देखें तो ये सिर्फ 2 सेकेंड्स में ही ओपन हो गई, इसलिए इनको 91 रेटिंग मिली है। कभी आपको सी रेटिंग मिलेगी, बी मिलेगी, मिनिमम बी तक तो रहनी ही चाहिए। अगर उससे भी कम स्पीड है तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको इम्प्रूव करना है। जैसे कि वेबसाइट बनाने के लिए आप लोगों को याद होगा कि हमें डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। होस्टिंग क्या होता था, बेसिकली जो आपका सर्वर होता था जहाँ पर डेटा सेव होता है, तो आपका जो सर्वर है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपका फ़ोन काफ़ी कम अच्छी क्वालिटी का है तो ऑटोमेटिकली वो स्लो चलेगा, हैंग करेगा, वैसे ये भी है। तो आप जब वेबसाइट बना रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट में ठीक ठाक ट्रैफिक आएगा, ज़्यादा लोग आएंगे, तो अच्छी कंपनी का सर्वर लीजिए। अच्छी कंपनी कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे एक होस्टिंगर कंपनी आती है उसका सर्वर ले सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो अमेजॉन का एक सर्वर आता है AWS, उसका ले सकते हैं। तो ओवरऑल बात यह कि आप अपनी अच्छी होस्टिंग या अच्छा सर्वर लीजिए। सेकेंड पॉइंट, वेबसाइट की जो इमेजेस हैं वो कंप्रेस रहनी चाहिए। अगर आपकी मान लेते हैं वेबसाइट पे 10 इमेजेस हैं पहले पेज पर और हर एक इमेज 5-5 MB की है, मोबाइल से हम लोग कोई इमेज क्लिक करते हैं तो अक्सर 5 MB की इमेजेस हो जाती हैं, तो ये 50 MB का आपका डेटा जाएगा। कोई पर्सन आपकी वेबसाइट ओपन करेगा तो उसका 50 MB का डेटा जाएगा। वहीं अमेजॉन की वेबसाइट देखिए सिर्फ 8 MB का डेटा जा रहा है, जबकि इनकी वेबसाइट पे कितनी भी इमेजेस होंगी वेबसाइट के पहले पेज पर। वेबसाइट के अंदर के जो पेजेस उनकी अपनी अलग स्पीड होगी। यहाँ पे देखिए कितनी इमेजेस हैं, फिर भी वो 8 MB के अंदर ही अंदर आ गई। क्यों? क्योंकि सभी इमेजेस कंप्रेस हैं। पेज वाइज भी कर सकते हैं, हाँ। हाँ, ये एक तरीके तो पहले पेज का बता रहा, होम पेज जिसको हम लोग बोलेंगे। ओके, सो यहाँ पर लोग जैसे ही डिस्कस कर रहे थे कि आपको अपनी स्पीड जो है वो मेंटेन रखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी स्पीड होनी चाहिए। तो उसके लिए जो इमेजेस है वो आपकी कंप्रेस होनी चाहिए। अब कंप्रेस इमेजेस करने के कई सारे टूल्स आते हैं, जैसे वर्डप्रेस में आप देखोगे, अगर आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बना रहे हो तो एक प्लगइन आती है WP Isthmus नाम से। वो प्लगइन क्या करती है, आप जब भी कोई इमेज अपलोड करोगे तो वो उसको कंप्रेस कर देती है, WP Isthmus। तो वेबसाइट स्पीड सही करने का दूसरा तरीका ये है कि आप ये जो प्लगइन है इसको अपनी वेबसाइट पे डाउनलोड कर दीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मान लेते हैं ये मेरी कोई वेबसाइट है और मैं चाहता हूँ कि इसकी जितनी भी इमेजेस हो कंप्रेस हो जाया करें। व्हाट्सएप भी आपकी इमेजेस को कंप्रेस कर देता है। आप कोई 10 MB की इमेज अपलोड करेंगे व्हाट्सएप पर तो कंप्रेस करके उसको 2-3 KB तक का कर, KB नहीं, कुछ 2-4 MB का कर देगा या उससे भी कम कई बार कर देता है।
ओके, सो ये लेट इट ओपन। ऑनलाइन जो लोग कहते हैं कहीं भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन तो आगे पूछते। हाँ, ये अपने आप कंप्रेस कर देता है, बस इसको वेबसाइट पे हमें डाउनलोड करके छोड़ देना है, ये अपने आप कंप्रेस करता रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू पे जाएंगे और WP स्मथ नाम की इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे। WP स्मथ, तो ये प्लगइन क्या करेगा, आपकी इमेजेस को कंप्रेस कर देगा। ये स्मथ करके प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल है यहाँ पर जैसे, तो बस इसको आप डाउनलोड करके छोड़ दीजिए, ये इमेजेस को कंप्रेस कर देगा, क्वालिटी इंप्रूव रखेगा। और प्लगइन्स में आते हैं, नेक्स्ट आते हैं वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव करने के लिए। जैसा आपको ये करना है कि जो वीडियोज़ हैं उनको आप डायरेक्ट वेबसाइट पर ना डाल करके उनको यूट्यूब पर अपलोड करिए। तो यूट्यूब पर अपलोड करने से क्या होता है कि यूट्यूब तो काफ़ी फास्ट सर्वर है, फिर उसका लिंक आप अपनी वेबसाइट पर दे सकते हैं। तो आपको अगर अपनी वेबसाइट में कोई वीडियो दिखाना है कि वेबसाइट पे ये वीडियो है मेरे, तो वो यूट्यूब पर अक्सर अपलोड किया जाता है। आप अच्छे से अच्छी वेबसाइट्स में देखेंगे वीडियो कभी वेबसाइट पे डायरेक्ट रेयरली ही कभी अपलोड किए जाते हैं, अदरवाइज़ वो यूट्यूब पर होते हैं। जैसे PSIT कॉलेज की वेबसाइट है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जैसे एक वीडियो यहाँ पर दिख रहा है मुझे, है तो ये वीडियो लेकिन ये चल नहीं रहा है ये वीडियो। तो कई बार ये इस तरीके के वीडियोस होते हैं, जैसे यहाँ पे वेबसाइट की कुछ प्रॉब्लम लग रही है, वीडियो चल नहीं रहा है, तो ये वीडियोस अलग से यूट्यूब पर अपलोड कर दिए जाते हैं। यहाँ तो वैसे डायरेक्ट दे दिया गया है, लेकिन इसको अगर यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाता है तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर बड़े वीडियोज़ हैं तो उनको यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए, फिर उसका लिंक वेबसाइट पर दे दिया जाता है और वो सही ढंग से आ भी जाता है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब का अगर लिंक आप यहाँ पर देंगे तो लिंक दिखेगा, यहाँ प्रॉपर वीडियो दिखता है। ओके, तो ये थर्ड चीज़ है जो आपको इम्प्रूव करना है वेबसाइट स्पीड के लिए। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोन या लैपटॉप पे जब हम लोग काम करते हैं तो कुछ कुछ टाइम में उसको रिफ़्रेश करते रहते हैं। ऐसे ही वेबसाइट में भी एक कैश क्लियर करने का एक ऑप्शन आता है। कैश एक तरीके की मेमोरी होती है वेबसाइट के अंदर, जो क्या करता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को, जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ देर के बाद आपने काम करना बंद कर दिया तो वो सभी चीज़ों को क्लियर कर देता है। जैसे लैपटॉप में हम लोग बार बार रिफ़्रेश करते रहते हैं, वैसे ये भी आप समझ सकते हैं कैश क्लियर करना। तो इसके लिए वर्डप्रेस में आपके कई प्लगइन्स आती हैं, जैसे प्लगइन आती है W3 टोटल कैच करके। तो ये प्लगइन क्या करती है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव कर देता है। SEO के लिए अच्छी प्लगइन मानी जाती है। ये एक तरीके से रिफ्रेश करता रहता है वेबसाइट को हर 5 से 8 घंटे में। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि कैच का मतलब फ़िलहाल यही है कि ये रिफ्रेश टाइप का आपकी वेबसाइट को करता रहेगा। हाँ हाँ, जैसे अगर जावा वगैरह में, कोडिंग वगैरह में कोई वेबसाइट, तो पहला तो होस्टिंग पॉइंट है। तो होस्टिंग तो उसमें भी खरीदनी पड़ती है, चाहे कोडिंग में बनी हो चाहे नॉर्मल वेबसाइट हो, तो होस्टिंग अच्छी खरीदेंगे। इमेजेस कंप्रेस के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले ही इमेजेस को कंप्रेस करके फिर अपलोड करेंगे। इसके लिए गूगल पे कई टूल्स आते हैं जिससे इमेज कंप्रेस हो जाती है। वीडियोस यूट्यूब, ये उसमें भी कॉन्सेप्ट चल जाएगा कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे, उनको यहाँ पे दे देंगे। कैश क्लियर करने के लिए अगर वहाँ पर वो जो कोडर है वो छोटा सा एक कोड आता है वो लिख देगा, तो कैश अपना टाइम टू टाइम क्लियर करता रहता है। तो ये सब चीज़ें उसमें भी हो जाती हैं टेक्निकली। ओके, सो ये बात हो गई हमारी टेक्निकल एसईओ में वेबसाइट स्पीड इंप्रूव करने के लिए। लास्ट पॉइंट ये है कि आप अपनी वेबसाइट में कम से कम कोशिश करिए कि ज़्यादा इफेक्ट्स एनिमेशन ना हो, ज़्यादा उसमें कलर्स ना हो। जितनी सिंपल वेबसाइट रहेगी उतनी उसकी स्पीड अच्छी रहती है। तो कई बार आपकी वेबसाइट की स्पीड में जब आप यहाँ पे टेस्ट करेंगे तो गूगल आपको ये बताएगा कि वेबसाइट स्पीड इंप्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ तो ये सब कह रहा है कि आपके वाले में ऑलरेडी सब चीज़ें सही हैं, ऑलरेडी ये अच्छी वेबसाइट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज गूगल यहाँ पे ये भी कई बार बता देता है कि आपकी वेबसाइट में ज़्यादा कोडिंग यूज़ की गई, ज़्यादा CSS यूज़ किया गया है, HTML ज़्यादा कोड यूज़ किया गया है। तो वो आप कोशिश करिए कम से कम यूज़ करिए। जितने भी अननेसेसरी चीज़ें हो उनको आप वेबसाइट से हटा दिया करिए। ये बेसिक पॉइंट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके बाद टेक्निकल एसईओ का अगला जो टॉपिक है वो ये है, जैसे कई बार हम लोगों का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ होता है, कोई कॉल करेगा तो फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। वैसे ही कई बार आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है। डाउन करने का मतलब ये है कि वेबसाइट कोई ओपन कर रहा है और वो ओपन ही नहीं हो रही है। अब वेबसाइट डाउन होने के कई रीजन्स होते हैं।
तो आपको ये कंफर्म करना पड़ता है कि आपकी वेबसाइट डाउन ना हो। डाउन एक्चुअली वही रीज़न होता है कि सर्वर डाउन होता है। आप लोगों ने बैंक वगैरह में सुना होगा, एटीएम में सुना होगा कि सर्वर डाउन है। तो वही सर्वर मतलब होस्टिंग जो है आपकी कंपनी की, अगर वो सही काम नहीं कर रही तो आपकी वेबसाइट हो सकता है पूरे दिन में कभी वो डाउन हो। तो आपको ये चेक करते रहना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि आपकी वेबसाइट डाउन है। डाउन होने से क्या होता है कि फिर लोग वेबसाइट ओपन करेंगे, ओपन ही नहीं हो रही, ओपन ही नहीं हो रही है। तो ये चेक करने के लिए एक टूल जैसे आता है अप टाइम रोबोट नाम का। ये टूल क्या करता है कि हर 5-10 मिनट में आपकी वेबसाइट को जाकर चेक करता है, अप टाइम रोबोट। और अगर आपकी वेबसाइट डाउन होती है, मतलब ओपन नहीं हो रही है, तो ये आपको व्हाट्सएप और एसएमएस और ईमेल कर देता है कि आपकी वेबसाइट इस समय ओपन नहीं हो रही, चेक करवाइए क्या दिक्कत आ रही है। नहीं, इसको इंस्टॉल नहीं करना है, यहाँ पे जाके अकाउंट बनाना पड़ता है। ये टूल वैसे तो फ्री है, लेकिन फ्री है हर 5 मिनट के लिए। अगर आप चाहते हो कि हर 30 सेकंड में जाके ये चेक करें, तो आपको फिर पे करना पड़ेगा। तो दिन में हर 5 मिनट में जा कर के ये चेक करता रहेगा। इसमें बस अकाउंट बना लीजिए, अपनी वेबसाइट बता दीजिए और वो आपको ईमेल भेज दिया करेगा। जब कभी भी आपकी वेबसाइट डाउन हुआ करेगी तो आपको भेज दिया करेगा कि आपकी वेबसाइट डाउन है। तो वैसे तो एक एक दिन में 24 आवर्स में अगर 1-2 मिनट के लिए डाउन है तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट ज़्यादा टाइम के लिए डाउन रहती है, जैसे आधे आधे घंटे के लिए डाउन है, 2-2 घंटे के लिए, तो आपकी जो होस्टिंग कंपनी है उसको आपको जा कर के कंप्लेन करना चाहिए। तो वो उसको सॉल्व करते हैं। अगर नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो आप ही अपनी होस्टिंग बदल लीजिए। तो अप टाइम रोबोट करके एक टूल है जो आपको समय समय पर बताता रहता है कि कब आपकी वेबसाइट डाउन है, कब आपकी वेबसाइट अप है। अप टाइम रोबोट नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि जैसे वेबसाइट में यहाँ पर एक लॉग जैसा बना है। आप ज़्यादातर वेबसाइट में देखेंगे अप टाइम रोबोट और ये देखो कनेक्शन इज सिक्योर, एक लॉग बना रहता है। ये लॉग वेबसाइट में उन वेबसाइट्स में बना होता है जिनके पास एक एसएसएल सर्टिफिकेट होता है। ये देखो लिखा हुआ है सर्टिफिकेट इज़ वैलिड। कुछ वेबसाइट्स में यहाँ पे नॉट सिक्योर लिखा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई वेबसाइट आप ओपन करेंगे उसमें यहाँ पे नॉट सिक्योर लिखा होगा। जैसे मान लेते हैं ये वेबसाइट अगर मैं ओपन करूँ, तो यहाँ पे ये वेबसाइट वैसे तो ओपन हो गई है, लेकिन कभी कभी कुछ वेबसाइट्स में नॉट सिक्योर लिख करके आने लगता है। जैसे एक वेबसाइट मुझे याद आ रही है, कुछ होंडा की। फिलहाल तो लॉक आ रहा है, मेरी बात को बस इतनी से समझिएगा। अगर आपकी वेबसाइट में यहाँ पर लॉक जैसा नहीं आ रहा है और यहाँ पे नॉट सिक्योर लिख करके आ रहा है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर करें। तो ये सिक्योर कैसे किया जाता है, उसके लिए कुछ खास अलग से हमें नहीं करना होता है। बस एक कई प्लगइन या टूल्स आते हैं जिनकी हेल्प से ये काम हमारा हो जाता है। इस तरीके से लिख करके आने लगता है नॉट सिक्योर। या कुछ वेबसाइट्स को आप ओपन करोगे तो ये लिख करके आ जाता है योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। जानते हैं इसके बाद वेबसाइट कैसे ओपन होती है? हाँ, यहाँ एडवांस पे आप क्लिक जब करते हैं तो फिर एक ऑप्शन आ जाता है प्रोसीड करके, तो वो फिर वेबसाइट ओपन हो जाती है। ये एक्चुअली क्रोम ब्राउज़र इसको खुलने से रोक रहा है। क्रोम कह रहा है कि हम नहीं खुलने देंगे, वेबसाइट फेक लग रही है। लेकिन अगर आप एडवांस में जाके कह दें कि नहीं खोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो खुल जाती है। ऐसा नहीं कि ये वेबसाइट अच्छी नहीं होगी, नॉट सिक्योर लिख के आ रहा है इसका मतलब फ्रॉड होगी। वो इसलिए आता है अकेले कि उस वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है। ये एसएसएल सर्टिफिकेट नॉर्मली आपकी जो होस्टिंग होती है उससे आपको फ्री में मिल जाता है। तो 90% टाइम आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी आपकी वेबसाइट में अगर ऐसा लिख करके आ रहा है नॉट सिक्योर, तो आपको एसएसएल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सिक्योरिटीज, अब एग्जैक्ट नाम देख लेते हैं क्या है एसएसएल का। एसएसएल फुल फॉर्म सिक्योर सॉकेट लेयर्स करके है। सो टेक्निकल एसईओ क्योंकि नाम से ही समझ आ रहा है कि टेक्निकल है यहाँ पर, तो ये HTTPS हो जाता है। अगर एसएसएल सर्टिफिकेट होता है तो उसको पूरा बोलते हैं HTTPS, अदरवाइज बोलते हैं HTTP। मैं सिर्फ आपको वन लाइन में ये बताता हूँ। पॉइंट नंबर सी है हमारे टेक्निकल एसईओ का कि आपकी वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको करना ये है कि आपकी जो सर्वर या होस्टिंग कंपनी उससे बात कर लेंगे, तो एसएसएल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा।
या एक दूसरा तरीका ये है, एक वर्डप्रेस में प्लगइन आती है रियली सिंपल एसएसएल, जिससे आपको फ्री में एसएसएल मिल जाता है। कई बार होस्टिंग कंपनी वाले बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम एसएसएल आपको दे देंगे, लेकिन उसके लिए हम हर महीने आपसे 300-400 रुपये लेंगे। तो आप वर्डप्रेस में जाओ, ये प्लगइन इंस्टॉल करो रियली सिंपल एसएसएल, तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। या एक तीसरा और बड़ा पॉपुलर टूल आता है जिसका नाम है क्लाउड फेयर। ये क्लाउड फेयर नाम का जो टूल है, ये बड़ा ही पॉपुलर टूल है। इस टूल से दो काम होते हैं। पहला, ये टूल हमें फ्री में एसएसएल सर्टिफिकेट देता है, और दूसरा, इससे वेबसाइट की स्पीड और अच्छी हो जाती है। तो मैं अभी क्लाउड फेयर के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि एक टूल आता है क्लाउड फेयर नाम का। इन फ्यूचर अगर आपको कभी एसएसएल सर्टिफिकेट चाहिए हो और आपको नहीं मिल रहा है फ्री में, तो आप क्लाउड फेयर में जाके अकाउंट बना लेंगे। यहाँ से आपको एसएसएल सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपकी वेबसाइट और अच्छी हो जाएगी। कई बार लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट में क्लाउड फेयर जरूर यूज़ करते हैं। यूज़ करने का अपना पूरा एक प्रोसेस है जो फिर कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाता है, क्लाउड फेयर। इसका अगर आप कभी नाम सुनना तो याद रखना, ये वही है। इसका काम ये है कि फ्री में एसएसएल देना। एसएसएल से ये होता है कि नॉट सिक्योर की बजाय सिक्योर लिख करके आ जाता है, लॉग बन के आ जाता है बस। और वेबसाइट की स्पीड को अच्छा करना, ये क्लाउड फेयर का काम है, जो कि एक अच्छा है टूल। इसका यूज़ करते हैं काफ़ी लोग, आप लोग भी इन फ्यूचर कर सकते हैं। डन है। तो नेक्स्ट आते हैं, टेक्निकल एसईओ की बात चल रही है। टेक्निकल एसईओ एक तरीके से वेबसाइट को ऊपर लाने के लिए जो मेहनत हमें करनी पड़ती है, उसके लिए सबसे पहले तो ऑन पेज करना पड़ता है। लगभग 60% तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपका, कि आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा लिखें, उसका टाइटल, हेडिंग, पैराग्राफ। आप लोगों ने कल कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? उसका मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ लिखा था क्या अभी? ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आप में से बाकी जिन लोगों ने अभी नहीं किया है ट्राई, एक बार इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए। एटलीस्ट एक आर्टिकल आप वेबसाइट पर जरूर लिख लीजिएगा। हाँ, आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, माइक तो वैसे ऑन है, आप पूछ लीजिए क्वेश्चन, माइक ऑन है, आप बताइए। सर ये जो प्लगइन्स है वो ईच पेज पे सेट होंगे या फिर सिर्फ वेबसाइट में एक ही जगह पे ही सेटिंग्स होगी हाँ, उसकी? ये ओवरऑल वेबसाइट में हो जाता है। एसएसएल सर्टिफिकेट वाली प्लगइन भी ओवरऑल वेबसाइट के लिए होती है, और ये वाली प्लगइन जो है कैश क्लियर करना या डब्ल्यूपी, इसमें ये कंप्लीट वेबसाइट में काम करती है। ओके। ओके। सो नेक्स्ट आते हैं, हम लोग अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट हो गया, वेबसाइट डाउन हो गया, क्लाउड फेयर हो गया। नेक्स्ट टेक्निकल एसईओ का जो पॉइंट है हमारा, वो है, ले लेते हैं स्कीमा मार्कअप। कई चीज़ें आती हैं टेक्निकल एसईओ में। तो स्कीमा मार्कअप क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये समझते हैं। ये सब बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। गूगल में ऊपर आने के लिए एसईओ किया जाता है। अब गूगल का कहना है कि अगर आपको ऊपर आना है तो हमारी 200 फैक्टर्स हैं, उनमें आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब आप ऊपर आ पाएंगे। और सिंपल टर्म्स में, जैसे किसी स्टूडेंट को क्लास में सबसे टॉप आना है, रैंक 1 लाना है, तो उसको हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। पहला काम, मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे। दूसरा काम, उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, बिहेवियर अच्छा रहना पड़ेगा। तो कई चीज़ें हैं, टाइम से आना पड़ेगा, पंक्चुअल रहना पड़ेगा। तो वैसे गूगल का भी कहना है। लेकिन इन सब बातों से जो नीचे लिखी हुई बातें हैं, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक क्लास में नंबर 1 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर भी है कि ये सब बातें हैं ज़रूर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑन पेज एसईओ। अगर आपका ऑन पेज एसईओ अच्छा किया गया है तो आपके ऊपर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन कंपटीशन इतना हाई होता है तो हमें ये सब चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। खैर, स्कीमा मार्कअप एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ क्या है। जैसे अगर मैं गूगल पे जाके सर्च करूँ आईसीआईसीआई बैंक कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पर देखो ये 1800 और 1080 करके ये नंबर यहाँ पर लिख करके आ गया। तो ये जो गूगल पर डिटेल्स आ जाती हैं, जैसे साइड में देखो आईसीआईसीआई बैंक का कस्टमर सर्विस नंबर, फाउंडर, हेडक्वार्टर, ये सब लिख करके आ रहा है। तो ये जो साइड में डिटेल्स आ जाती हैं, ये डिटेल्स कैसे आती हैं? ये स्कीमा मार्कअप की हेल्प से आती हैं। ओके। सो स्कीमा मार्कअप बेसिकली कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ, सर्च करता हूँ PSIT एड्रेस, PSIT एक कॉलेज है, उसका मैंने एड्रेस जाके सर्च किया, तो ये देखो एड्रेस का एक बॉक्स बन करके आ गया।
ओके, अगर मैं यहाँ पे जस्ट डायल सर्च करूँ तो आप देखेंगे जस्ट डायल सर्च करने पर एक जस्ट डायल के अंदर भी सर्च का बॉक्स बन करके आ गया है। एक ऊपर सर्च का बॉक्स आ रहा है गूगल का, और एक नीचे ये भी आ रहा है यहाँ पर। अगर इस पर मैं कोई चीज़ सर्च करूँगा तो कहाँ जाके सर्च होगा? जस्ट डायल की वेबसाइट पर। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे जस्ट डायल का ब्लॉग बन करके आ गया, कॉलेज का नंबर आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, या आप कई मान लेते हैं कोई बुक आप सर्च करो, थिंक एंड ग्रो रिच, सपोज मैंने बुक सर्च किया तो आप देखोगे बुक के नीचे रेटिंग लिख लिख करके आ रही होगी। ये देखो, ये रेटिंग वगैरह लिख करके आने लगी। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये सब स्कीमा मार्कअप से आता है। और सिंपल टर्म्स में स्कीमा मार्कअप से गूगल को आप समझाते हो कि भाई ये है मेरी कंपनी का लोगो, ये है मेरा फ़ोन नंबर, ये है मेरा एड्रेस, ये है मेरी वेबसाइट, ये मेरी सर्विसेज हैं, ये मेरी कंपनी का काम है। अगर कोई बुक है तो वो आप उसकी रेटिंग बताते हो, आप उसके रिव्यूज़ बताते हो। ये सब जो बातें बताई जाती हैं ये सब स्कीमा मार्कअप के थ्रू बताई जाती हैं। आपका कोई होटल है तो होटल में क्या क्या मेनू है आपके पास, ये सब आप स्कीमा मार्कअप से बता सकते हो। आसान शब्दों में स्कीमा मार्कअप से आप गूगल को समझा सकते हो कि आपकी कंपनी का लोगो क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, आपकी क्या क्या सर्विसेज हैं, रेटिंग्स क्या हैं, रिव्यूज़ क्या हैं, ये सब बातें। हाँ, अलग से अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा एक प्रॉपर टूल आता है जो जिससे कि आप गूगल को ये सब जा करके समझाओगे। उसी को बोलते हैं स्कीमा मार्कअप। गूगल को समझाना अपनी कंपनी के बारे में, या कोई बुक है तो बुक की क्या रेटिंग है, क्या रिव्यूज़ है, क्या कॉस्ट है, ये सब समझाना। कोई होटल है तो उसकी क्या मेन्यू है, क्या क्या उसके रिव्यूज़ हैं, ये सब समझाना। तो अपने बिजनेस के बारे में गूगल को बताना, दिस इज़ नोन एज स्कीमा मार्कअप। अगर हम लोग वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन की बात करें कि है क्या स्कीमा मार्कअप, सो आल्सो नोन एज स्ट्रक्चर डाटा दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ सर्च इंजन यूज टू रीड एंड अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ योर पेज। मतलब वही बात है कि अपने गूगल को समझाना है एक तरीके से कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ की बनी है, उसका क्या काम है, ये सब बातें। माइक्रो डेटा एक तरीके से दे दिया जाता है। इंडेक्स टाइप के भी बोल सकते हैं कि जैसे बुक के आगे इंडेक्स होती है, वैसे कुछ हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। एलिमेंट्स ऑन योर वेबसाइट इनटू अ लैंग्वेज दैट ऑल मेजर सर्च इंजन अंडरस्टैंड। खैर, अब ये सब बातों को आसान शब्दों में ये समझते हैं करते कैसे हैं। तो स्कीमा मार्कअप करने के लिए आप गूगल पे जाना, सर्च करना स्कीमा मार्कअप जनरेटर बाय गूगल। तो ये गूगल की एक वेबसाइट आ जाएगी जिसका नाम है स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप हेल्पर। ये सब उतना इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, ये सब बस नॉलेज के साथ समझते चलो। एक एक बार दो दो बार इंप्लीमेंट करना पड़ता है बस। मेन तो हम लोगों का ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, वो सब इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर अब हम लोग आ गए। अब गूगल पूछा कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की है, कोई लोकल बिजनेस है कि आपका कोई आर्टिकल वाली वेबसाइट है, मतलब ब्लॉग वाले लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई बुक का आप स्कीमा मार्कअप देना चाहते हो, इवेंट्स का, मूवीज़ का, क्या है आपका बिजनेस। मैंने सर्च किया था स्कीमा मार्कअप जनरेटर। तो ये ओपन हो गया स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप हेल्पर करके। तो जैसे मान लेते हैं मैं लोकल बिजनेस दे देता हूँ कि मेरा एक लोकल बिजनेस है, उसका मुझे स्कीमा मार्कअप बताना है। अब यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट एंटर करो, जैसे मैंने एंटर किया centuryply.com। आप यहाँ जो भी जिस टाइप की आपकी बुक, अगर कोई आर्टिकल ब्लॉग वगैरह आप लिखते हैं तो आप ये ले लेना, फिलहाल आप लोकल बिजनेस लेना और स्टार्ट टैगिंग पे क्लिक कर देना। स्कीमा मार्कअप में, हाँ ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ फिर एक दो बातें और बताता हूँ। क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो ये सब वीडियोस आप लोग मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग अभी भी फोकस करिए ऑन पेज एसईओ में। आर्टिकल कंप्लीट कर लो अमन। लिखा है अपनी वेबसाइट पर रैंक कीवर्ड्स पे, एम एस वर्ड पे। कल अगर क्लास होगी तो आप लोगों को बता देंगे 12 PM पर। वैसे तो क्लास की पॉसिबिलिटी हाई है कि होगी ही होगी। ठीक है, तो ये जैसे वेबसाइट है। अब गूगल जैसे मैंने वेबसाइट बताई तो पूरा साइड में एक वेबसाइट मेरी ओपन हो गई। अब मैं इस वेबसाइट की एक एक बात गूगल को बताऊंगा। जैसे इस जगह पे मेरा लोगो है तो मैं बताऊंगा ये है मेरा लोगो। इस पर मैंने क्लिक किया और बताया मैंने इमेज, तो देखो वो यहाँ पे भी ले लेगा ऑटोमेटिकली। लोड थोड़ा सही ढंग से नहीं हुई है वेबसाइट अभी। जैसे कंपनी का मुझे नाम बताना है कि मेरी कंपनी का नाम क्या है, तो कहीं पर देखो नाम लिखा हुआ कंपनी का, ये लिखा हुआ है, तो मैंने बताया ये है मेरा नाम। नेम आ गया। यहाँ पे इमेज अभी आ जाएगी। इमेज आ नहीं रही तो मैं कोई और इमेज ये बता देता हूँ, ये वाली इमेज।
ठीक है, तो ये इमेज हो गई, ये नेम हो गया, इसको कट करो करो पहले, कट हो जाओ कट। हाँ ठीक है, नेम हो गया, इमेज हो गया, टेलीफोन नंबर अपनी कंपनी का बताओ। तो यहीं कहीं टेलीफोन नंबर लिखा होगा, कहीं दिख रहा है? अब समझ लो इतनी बड़ी वेबसाइट है, इसमें नीचे फ़ोन नंबर तक नहीं लिखा है कहीं। एक्चुअली कई बार बड़ी वेबसाइट्स में नहीं भी लिखा होता है, लेकिन कॉल कॉन्टेक्ट करना चाहे कैसे करेगा कॉन्टेक्ट। अब मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट वाले पेज इनका ओपन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनका नंबर नहीं आ रहा। नहीं तो नंबर अगर आ रहा होता तो कुछ नहीं किया जाता, ऐसे नंबर को सिलेक्ट किया जाता और यहाँ बता देते कि ये है मेरा टेलीफोन नंबर। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि गूगल ये कुछ भी ले लेगा, वो ये सब रिजेक्ट कर देगा आगे जाकर के, उसको लगेगा कि आप गलत बता रहे हो। ईमेल पे अपनी ईमेल एड्रेस बता दोगे, एड्रेस पे अपना एड्रेस बता दोगे। हाँ, मैन्युअली नहीं लिख सकते, वो सब वेबसाइट पे होना चाहिए। तो जितनी बातें हमें बतानी है वो सब अपना बताते चले जाओ, एड्रेस और फ़ोन नंबर, जो नहीं है वो मत बताओ। डन। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ जो हमें बतानी है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो हम लोग बता सकते हैं। तो ये सब बताने के बाद अब आप करो क्रिएट एचटीएमएल पे क्लिक। तो एक यहाँ छोटा सा कोड कॉपी करके वेबसाइट में जाके पेस्ट कर लेंगे। कहाँ पे पेस्ट करेंगे हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, HFCM नाम की एक प्लगइन आती है, वहाँ पे जाकर के पेस्ट कर लेंगे एंड दिस इज फिनिश। मैं नोट कराता हूँ मैंने क्या क्या किया। स्कीमा मार्कअप है क्या? आसान शब्दों में आप लोग समझ गए होंगे, बिजनेस के बारे में अपने गूगल को बताना। इस काम को करने के लिए गूगल पे जाना, सर्च करना स्कीमा मार्कअप जनरेटर। तो गूगल का एक टूल ओपन हो जाएगा, स्ट्रक्चर डेटा करके कुछ नाम है उसका। उस टूल पे जाकर के आप सिलेक्ट कर लेना कि आपका लोकल बिजनेस है। मोस्ट प्रॉब्ली लोकल बिजनेस ही होता है, अदरवाइज आर्टिकल है कि रेस्टोरेंट है, क्या है। फिर टैग कर करके एक एक बात बता देना, एक कोड मिलेगा उसको कॉपी कर लेना और वेबसाइट में जाकर पेस्ट कर देना। सो दिस इज़ द वे। इस तरीके से हम लोग स्कीमा मार्कअप यहाँ पर बता देंगे। तो आप लोग अपने वर्ड्स में जो भी बातें नोट करना चाहो वो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। स्कीमा मार्कअप हो गया, एसएसएल लेयर हो गया, ठीक है, सही बात चल रहा है। हम लोग ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड है, कोई अगर क्वेश्चन डाउट हो तो आप लोग पूछना चाहे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। नो क्वेश्चन, सिद्धार्थ कुछ पूछना चाहते हो? ठीक है, डन है। नेक्स्ट आते हैं। अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एसईओ में वैसे कई सारे पॉइंट्स हैं। टेक्निकल एसईओ के अंदर हम लोग जाएंगे तो कई पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे एक पॉइंट है, बड़ा ही अलग टाइप का पॉइंट है, फिर भी बताते हैं। कैनोनिकल टैग करके, कैनोनिकल टैग नहीं, रोबोट डॉट टी एक्स टी। पहले देखो रोबोट डॉट टी एक्स टी, पॉइंट नंबर डी। डी है कि डी है? हाँ डी है। वैसे बताने के लिए काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अभी आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करते जाओगे आप लोग खुद ब खुद सीखते जाओगे। एक बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं देता जा रहा हूँ। रोबोट्स डॉट टी एक्स टी ये है क्या? आप सभी से अगर कोई कभी पूछे कि गूगल कैसे काम करता है, और बताना चाहोगे गूगल कैसे काम करता है? कैसे गूगल में दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आ जाती है? अगर हम लोग गूगल से पूछें टेम्परेचर इन कानपुर कितना है, इसमें पता है? आज सुबह मैं देख रहा था कानपुर का टेम्परेचर मनाली से जो है ज़्यादा वो हो चुका है, कम हो चुका है। सुबह कुछ 6 डिग्री के आसपास था। मनाली का टेम्परेचर इसमें इतना नहीं है, छोटा मोटा मनाली आप समझ सकते हैं कानपुर को। यहाँ देखो 7 डिग्री और मॉर्निंग में यहाँ पर 6 डिग्री के आसपास था। खैर, गूगल कैसे काम करता है ये आंसर बता रहे थे, क्या बता रहे थे बताओ? हाँ, ऑनलाइन कोई कुछ कहना चाह रहा है? मास्टर बॉट्स, क्रॉलर्स, स्पाइडर्स ये सब मूव करते हैं एवरी पेज, तो उससे इंफॉर्मेशन मिलती है गूगल से। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो देखिए गूगल पर जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे टेम्परेचर मैंने सर्च किया तो गूगल में टेम्परेचर आ गया। तो इसके लिए गूगल ने कोई यहाँ थर्मामीटर नहीं लगा रखा है। गूगल क्या करता है, दूसरों की वेबसाइट से डेटा जा करके निकाल लाता है। ये डेटा वो कहाँ से निकाल करके लाया? weather.com नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ से। तो ये चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्रॉलिंग कराना। गूगल का काम है, दिन भर वो दूसरों की वेबसाइट पे जाता है और उनका डेटा ले ले करके आता रहता है। इसके लिए उसके जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं उनको स्पाइडर भी बोलते हैं। तो बेसिकली गूगल कैसे काम करता है, तो इसका आंसर आप ये देंगे कि गूगल दूसरों की वेबसाइट पे जाता है और डेटा लेकर के आ जाता है। दिस इज़ नोन एज क्रॉलिंग।
अब वो डेटा अपने पास सेव करता है, उसके लिए बड़े बड़े सर्वर लगे हुए हैं, कंप्यूटर लगे हुए हैं, उनमें वो डेटा सेव होता है। फिर वो डेटा जब कोई गूगल पे सर्च करता है तो वो लोगों को दिखा देता है। इंडेक्सिंग का मतलब डेटा को अपने पास सेव करना, और क्रॉलिंग का मतलब डेटा लेकर के आना। जैसे मान लेते हैं ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे लाखों बुक्स हैं, तो यहाँ पे जो बुक्स लाई गई होंगी उसको बोलेंगे क्रॉलिंग। अब कौन सी बुक कहाँ रखनी है जिससे कि बाद में जब ढूंढी जाए तो बड़ी आसानी से मिल जाए, उसको बोलते हैं इंडेक्सिंग करना। तो वो गूगल के बड़े बड़े सर्वर और कंप्यूटर लगे हुए हैं, उनमें गूगल सेव करता है। तो जैसे कानपुर में मान लेते हैं 100 स्कूल हैं, तो गूगल क्या करेगा, पहले उन सभी 100 स्कूलों की वेबसाइट पे जा करके उनका डेटा लेकर के आ जाएगा। क्रॉलिंग कर लिया। अब वो डेटा अपने पास अपने सर्वर में सेव करेगा, इंडेक्सिंग कर लिया। अब जब कोई गूगल पे सर्च करेगा बेस्ट स्कूल ऑफ कानपुर, तो उन्हीं 100 में से किसी एक स्कूल का नाम वो सबसे ऊपर दिखाएगा। किसका नाम वो सबसे ऊपर दिखाएगा, रैंकिंग, वो इन्हीं सब बातों से डिसाइड होता है जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, कि जिसकी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ अच्छा होगा, ऑफ पेज एसईओ अच्छा होगा, टेक्निकल एसईओ अच्छा होगा, उन सब बातों से डिसाइड करता है। तो अब बात यहाँ पर आती है, मैं फिर से समराइज़ करता हूँ, हाउ गूगल सर्च वर्क। इसका अगर मुझे आंसर देना हो तो मैं ये दूंगा, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, सर्विंग एंड रैंकिंग। क्रॉलिंग का मतलब है डेटा लाना दूसरों की वेबसाइट में, सर्विंग का मतलब है डेटा को दिखाना और कौन ऊपर आएगा उसके हिसाब से रैंकिंग करना। इसको 4th स्टेप कर देते हैं, ज़्यादातर जगहों भी 4 स्टेप लिखे होते हैं, इसी ज़माने में वहाँ पर 3 स्टेप में ही लिख गया था, तो ठीक है। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, सर्विंग एंड रैंकिंग। अब बात मुद्दे की है, वो इतनी सी है, जैसे मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट गूगल पर आए, मेरा मन मेरी वेबसाइट ना आए गूगल पर। कोई भी चीज़ अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि गूगल पे ना आए, उसके लिए एक तरीका है जिसको बोलते हैं रोबोट डॉट टी एक्स टी। रोबोट डॉट टी एक्स टी का सिंपल सा मतलब है स्टॉप क्रॉलर्स, कि क्रॉलर्स जो हैं उनको रोकना कि वो मेरी वेबसाइट पर आकर के मेरा डेटा ना ले जाएं। ओके। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपकी वेबसाइट गूगल पर आए, जैसे मान लेते हैं मेरी कोई वेबसाइट है उसमें सेंसिटिव डेटा है, मैं नहीं चाहता हूँ डेटा गूगल पर आए, जैसे मेरा फेसबुक का पासवर्ड है वो गूगल पे नहीं आता है जबकि इंटरनेट पर है, तो ऐसी सभी चीज़ें जो आप नहीं चाहते हो कि गूगल पर आए, उसके लिए रोबोट डॉट टी एक्स टी का यूज़ किया जाता है। तो रोबोट डॉट टी एक्स टी एक तरीके से एक तरीका है जिससे कि गूगल आपकी वेबसाइट पर नहीं आएगा। कोई पर्टिकुलर पेज है उस पर मैं नहीं चाहता हूँ गूगल आए, तो रोबोट डॉट टी एक्स टी का यूज़ कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें कि रोबोट डॉट टी एक्स टी है क्या, इसका यूज़ बस यही है सिंपल सा, कि गूगल को क्रॉलर्स को रोकना कि तुम हमारी वेबसाइट पर नहीं आओगे। इसके कई रीजन है, जैसे यही मैंने रीज़न बताया कि मेरी वेबसाइट में कोई डेटा है जो सेंसिटिव है, मैं नहीं चाहता हूँ गूगल पर आए। कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे डार्क वेब एक अपने आप में पूरा कॉन्सेप्ट है। तो डार्क वेब का मतलब है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो गूगल वगैरह पर नहीं है, उनको एक्सेस करने का भी दूसरा तरीका है। कई ऐसी इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पर जो गूगल पर नहीं है लेकिन वो इंटरनेट पर है ना, तो उसी। हाँ बिल्कुल सही बात है, इट इज़ नॉट ए, इसको भी समझते हैं, इसको वर्ड बाय वर्ड क्या लिखा हुआ है। आदेश क्लास जैसे कोई कनेक्ट करना चाह रहा है, एक क्लास होती है, उस क्लास के लोग कभी भी कनेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट अ, पहले शुरू शुरू पढ़ते हैं। ए रोबोट डॉट टी एक्स टी टेल्स सर्च इंजन विच यू आर एल crawlers can access on your site. This is used mainly to avoid overloading your site with requests. It is not a mechanism for keeping a web page out of Google. To keep a web page out of Google, blog indexing with no index or password protect the page. अब ये बातचीत बड़ी टेक्निकल इन्होंने लिखी है यहाँ पर, जिसको मैं आसान शब्दों में कुछ इस तरीके से इसको हम लोग करेंगे, समझेंगे कि रोबोट डॉट टी एक्स टी का बेसिक मतलब तो यही हो गया कि गूगल को रोकना कि ये पेजेस को क्रॉल ना करे। लेकिन गूगल आएगा फिर भी आपकी वेबसाइट पर, अब वो क्रॉल करके उनको दिखाएगा नहीं, वो आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आएगा ही नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि गूगल आए भी ना, तो उसके लिए भी ये तरीका है कि आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेज बनाओ कि उसमें पहले पासवर्ड मांगे तब कोई लॉगिन कर पाए।
या इंडेक्सिंग विथ नो इंडेक्स, ये एक तरीका एक और होता है जिसमें कि हम लोग नो इंडेक्स वाली साइट बनाते हैं। तो ये फिर थोड़ा सा अलग तरीका हो जाता है HTTPS HTML कोडिंग वगैरह का यूज़ करके। फिलहाल आप सभी लोगों के लिए जो नॉलेज की बात है वो बस इतनी सी है कि robot.txt एक तरीका है जिससे कि हम लोगों की वेबसाइट का कोई पेज गूगल क्रॉल नहीं करता है और वो पेज फिर गूगल पर नहीं आता है। ओके, तो कई बार इस टूल का यूज़ हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। crawl access certain areas of your site। ठीक है, तो इस चीज़ को करने के लिए अगर आप चाहते हो कि कोई पेज गूगल पर ना आए, ये जैसे एक सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, बैन crawlers from visiting private folder of content that gives no additional information। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर वर्डप्रेस वेबसाइट है तो इसका यूज़ करना बेहद आसान है। आप robot.txt करके यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए एक प्लगइन। योर्स में भी ऑप्शन आता है robot.txt का। वैसे इस प्लगइन के अंदर जाके बता दीजिए कौन कौन से पेज में robot.txt करना है, तो ये प्लगइन क्या कर देगा, उन सभी पेजेस में एक छोटी सी लाइन ऐड हो जाती है। robot.txt की एक HTML लाइन होती है, वो ऐड कर दी जाती है। हर किसी पेज में नहीं करना है, जिस पेज को हमें रोकना है बस उस पेज को इसको जाकर के बता दो। वेबसाइट के अंदर कोई ऐसा पेज जो मैं नहीं चाहता हूँ कि गूगल पर आए, वो जाकर के इस robot.txt वाली प्लगइन को बता दो। तो ये क्या करेगा, वो उसको रोक लेगा। ठीक है, तो ये जैसे प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो गई, मैं इसको ओपन करता हूँ। हाँ, तब तो ओपन होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई वेबसाइट पर आएगा तब तो ओपन होगा, लेकिन अगर कोई गूगल पे सर्च करेगा तो नहीं ओपन होगा। आप समझ पा रहे हैं ना। अब देखो, जैसे मान लेते हैं यही एक पेज है मेरी वेबसाइट पर, rankever.in/wp-admin। ये एक पेज है एक तरीके से वेबसाइट पर जो कि खुलता है यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि ये पेज गूगल पे ना आए, क्योंकि इसका क्या मतलब है, गूगल पे क्यों आए ये पेज। तो हम लोग इसको robot.txt से रोक सकते हैं। तो ऐसे कई पेजेस होते हैं, हालांकि नहीं भी रोकोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ भी जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी मन है मेरा कि नहीं ये वाला पेज नहीं आना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जा करके इस पेज का जो भी ये लिखा हुआ है इसको जा करके यहाँ पर लिख देंगे। ये दोनों वेबसाइट अलग अलग है, लेकिन मेरी बात तो आप समझ पा रहे होंगे। डिसअलाउ लिख करके जो भी आप चाहते हो कि ना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, या कोई और भी पेज है तो उसको यहाँ पर लिख सकते हो। होपफुली ये बात आप लोग समझ पा रहे हो, कोई इसमें टेक्निकल बातचीत नहीं है, बस इतनी सी बात है कि इससे हम लोग उन पेजेस को रोक सकते हैं जो पेजेस हम नहीं चाहते हैं गूगल पर आए। उन पेजेस को बस आप यहाँ लिखते चले जाओ, डिसअलाउ पहले लिखो, फिर स्लैश लगा के वो पेज डाल दो। जैसे मान लेते मेरी वेबसाइट में कोई कॉन्टेंट पेज है, मैं नहीं चाहता हूँ वो आए, तो मैं उस कॉन्टेंट पेज का जो लिंक है पूरा वो मैं यहाँ पर एज इट इज पेस्ट कर दूँगा। डन। तो इसको लोग बोलते हैं robot.txt। कोई डाउट करिए तो आगे पूछ गूगल लेना। सर्च पे ना है, वेबसाइट पे जब आएंगे तो हाँ, शो होगी। बिल्कुल वेबसाइट पर तो शो होगा ही होगा, बस गूगल पर नहीं शो होगा, या दूसरे जो सर्च इंजन है बिंग वगैरह वहाँ पे नहीं शो होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं और अगले टॉपिक पर आते हैं, लास्ट टॉपिक पर, दैट इज कैनोनिकल टैग। ये क्या चीज़ है कैनोनिकल टैग। जैसा आप सभी ने पढ़ा था कि वेबसाइट में जो कंटेंट हम लिख रहे हैं वो यूनिक होना चाहिए, कॉपीड नहीं होना चाहिए। आप अगर अपनी वेबसाइट में कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो गूगल की नज़रों में वो अच्छा नहीं माना जाता है। अब होता कुछ यूँ है कि जैसे मान लेते हैं ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के फर्स्ट पेज पे मैंने अपनी कंपनी के बारे में कुछ 10-12 लाइन लिखी हैं। अबाउट अस पेज पे भी मैंने डिटेल में 10-12-15-20 लाइन लिख रखी हैं। जो चीज़ें मैंने पहले पेज पे लिखी हुई हैं वही चीज़ें मैंने अबाउट अस वाले पेज में भी लिखी हुई हैं, तो वो तो कॉपी हो रही है ना। बात समझ पा रहे हैं। या कई बार ऐसा भी होता है, जैसे ये मेरी कंपनी है, मान लेते हैं rankever.in, इसके अबाउट अस पे जो मैं अपनी कंपनी के बारे में लिखूंगा वही एक और मेरी दूसरी कंपनी है सपोज rankeducation.in, वही सेम बातें मैं वहाँ पर भी लिखूंगा। रिलायंस के जियो की वेबसाइट पे जो रिलायंस के बारे में लिखा होगा वही रिलायंस के दूसरी वेबसाइटों पर भी लिखा होगा। तो वो जो कंटेंट है वो तो कॉपी हो रहा है, लेकिन गूगल की नज़रों में ये है कि कंटेंट कॉपी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में कि अगर हमारी अपनी ही वेबसाइट में कोई कंटेंट कॉपी हम कर रहे हैं एक पेज से दूसरे पेज में, या
एक वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट में, तो उसके लिए ये एक तरीका होता है, कैनोनिकल टैग इसको बोलते हैं, कि ये जाके बता दिया जाता है कि हमने खुद ये कंटेंट अपना कॉपी किया हुआ है, तो इसको कॉपी मत मानना। ये हमारी वेबसाइट का एक दूसरा पेज है, उसको हमने अपना कॉपी किया हुआ है, तो इसको गलत मत मानना। इस चीज़ को बोलते हैं कैनोनिकल टैग। पूछा गया था क्या? क्या आंसर दिया था? अब इन सब बातों को वर्ड्स में क्या समझाना है वो आप अपने मन से समझ लीजिए कि वर्ड्स में आपको क्या बताना है। एक कैन अब देखो, वर्ड्स वाली जो बातें होती हैं वो बड़ी अजीब सी लिखी होती हैं, उनको आप लोग चाहे जैसे भी याद करना चाहे याद कर लीजिए। गूगल थिंक्स इट इज़ मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ सेट ऑफ डुप्लीकेट पेजेस ऑन योर साइट। आसान शब्दों में उस बात का बस यही मतलब है कि कोई चीज़ अगर हम कॉपी कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में या एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में, तो उसको कॉपी ना माना जाए, उसका एसईओ इफेक्टेड ना हो, तो कैनोनिकल टैग दे दिया जाता है। बिल्कुल सही चीज़ है। नहीं, फिलहाल तो इन सब चीज़ों को यूज़ ही नहीं है, इसका यूज़ करो ही मत कहीं। कैनोनिकल टैग रोबोट डॉट टी एक्स टी सबको कोई यूज़ आता ही नहीं खास। कभी अगर मन हुआ कि हमारी 2-3 वेबसाइट हैं, सेम कंटेंट सब में, एक वेबसाइट अलग है दूसरी वेबसाइट अलग है लेकिन कंटेंट दोनों का सेम है, तो इनका यूज़ करेंगे। उस केस में तो यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, यूज़ करने के लिए हमें कुछ खास नहीं करना होता है, जिस पेज में हमने कंटेंट कॉपी किया उस पेज पे जाइए। मान लेते हैं ये बैचलर ऑफ जॉब डॉट कॉम, ये भी मेरी एक तीसरी कंपनी है सपोज, और इस तीसरी कंपनी में जो अबाउट वाला पेज है उस पर मैंने अपनी रैंक कीवर्ड्स डॉट इन वेबसाइट का कुछ कॉपी कर रखा है, मतलब 100% वहीं से कॉपी कर लिया है, क्योंकि अबाउट अस सबका सेम लिखना था मुझे। तो यहीं पर एक ऑप्शन आ रहा होगा नीचे कि कहाँ से कॉपी किया, वो बस बता दो उसको, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी एक फुल लाइट लगी है। आई थिंक इसमें योर एसईओ प्लगइन इंस्टॉल नहीं है, तभी यहाँ पर नीचे बाकी ऑप्शन पे नहीं आ रहे हैं। मैं किसी और वेबसाइट में ओपन करता हूँ। तो अगर योर एसईओ आपकी वेबसाइट में प्लगइन इंस्टॉल है तो आप लोग ये करेंगे कि कोई भी कंटेंट लिखने के बाद नीचे साइड देखेंगे तो एक ऑप्शन आएगा कैनोनिकल टैग करके, वहाँ पे जाकर यूआरएल बस दे देना होता है जहाँ से कॉपी किया है। नहीं, जहाँ से कॉपी किया उसका दोगे, किसी अदर का दे दोगे तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दे सकते हो कि वहाँ से मैंने कॉपी किया, बस इतनी सी बात उसको बता दो। तो नहीं, इसकी में थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। उसका रॉन्ग इफेक्ट ना पड़े इसके लिए ये काम किया जाता है कि अगर कॉपीड कंटेंट की वजह से, जो गूगल का कहना है कि कंटेंट अगर कॉपी करोगे तो ऊपर नहीं आने देंगे, तो उसको ये बात पता चल जाती है कि जानबूझ के हमने कॉपी किया है क्योंकि हमें ज़रूरत थी इसको कॉपी करने की। तो उसका कुछ अच्छा फ़ायदा दो चाहे ना दो, लेकिन निगेटिव मत कर देना कुछ। तो यहीं कहीं पर जो है लिख करके आ रहा होगा ये ऑप्शन, कहाँ आ रहा है, कैनोनिकल टैग। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इस तरह की कोई वार्निंग है गूगल की तरफ से? वैसे तो अगर हम कंटेंट कॉपी कर रहे हैं तो हमें खुद पता ही होगा, बाकी जो प्लेरिज्म टूल्स होते हैं उनमें जब हम कंटेंट चेक करते हैं तो वो टूल हमें बता देते हैं कि हमारा कंटेंट कहाँ कहाँ से कॉपी हुआ है ना, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो अगर वो हमारी वेबसाइट से कहीं से कॉपी हो रहा है तो उस काम को हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। वैसे योर सिस्टम में ऑप्शन आता है लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है मामला। एक डाउट मुझे ये लग रहा है कि जो मैंने लॉगिन किया वो एडमिन लॉगिन नहीं है। यही योर एसईओ में ही नीचे साइड एक ऑप्शन आता है जिसमें करना कुछ नहीं होता, बस वेबसाइट का लिंक दे दीजिए
और कुछ नहीं करना होता। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ओपन हो जाएगा। एडमिन लॉगिन में करके दिखाता हूँ आपको। नहीं तो अलग से प्लगइन्स आती है, उनकी हेल्प ले लेंगे।